अब हम आते हैं जी नेक्स्ट हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरफ जो है इस्लामिया। अच्छा जी, इस्लामियात मैंने क्यों दूसरे नंबर पे चूज किया? वो इस वजह से कि इस्लामियात जो है मैं समझता हूं इंग्लिश एसए और इंग्लिश कंपोजिशन के बाद जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि अगर इस्लामियात में अगर आपके 40 से 39 नंबर आ गए तो यू फेल इन ऑल। और जो आपके बाकी तीन सब्जेक्ट हैं जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल नॉलेज का दूसरा पेपर है करंट अफेयर्स और तीसरा है जी पाकिस्तान अफेयर्स। तो अगर उनमें उनके 120 मार्क्स लेने तीनों के 300 में से मिला के, तो कहीं पे आपके 30s में भी मार्क्स आते हैं तो आपके क्लब इन करके आपका क्या होता है जी, आप पास हो जाते हैं। लेकिन इस्लामियात जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जी मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि इस्लामियात उर्दू में करें या इंग्लिश में करें, इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर आप उर्दू में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, आप उसमें कीजिए जिसमें आपकी हैंड राइटिंग बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन जी, इस्लामियात में हम जो है ना अगर अरबिक ना लिखें तो कोई मसला तो नहीं है, नहीं कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जिसने अरेबिक लिखी हुई है और आपने नहीं लिखी हुई, आपका कंटेंट सेम था, सारा कुछ सेम था, तो एग्जामिनर जो है वो ज्यादा नंबर किसको देगा? जिसने अरेबिक लिखी हुई थी। फिर आप कहेंगे उसका तर्जुमा लिखना जरूरी है। फिर वो इस तरह करके आप देखिए कि आपने आयत भी लिखी, अरेबिक भी लिखी, चीजें भी लिखी, तो आपके इस वजह से ज्यादा मार्क्स आते हैं। और आपने इस्लामियात के अंदर क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी काम करना है कि आपने अपनी जो है ना जो स्पीड है उसको भी बढ़ाना है। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ जब इजा ने मेरे पास तैयारी की तो इस्लामियात ने, अभी इजा आपको बताएंगी कि उनका एक पेपर जो था वो कितने पेजेस के ऊपर होता था, क्या उन्होंने अरेबिक भी लिखी या नहीं लिखी, और जो है ना बाकी उन्होंने जो है ना अपने जो तर्जमा लिखा था कैसे लिखा था, और इजा ये भी बताइए कि स्टार्ट कैसे लिया, स्टार्ट कैसे लेती थी क्वेश्चंस का। जी इजा, ओवर टू यू नाउ। जी, इस्लामियत की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो उसमें ये है कि आपके पास एक डेफिनेट सिलेबस आउटलाइन अवेलेबल है। पहली बात तो ये है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, वो बिलीफ्स हैं, वर्शिप्स की बात हो रही है, इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात हो रही है, आपको हर टॉपिक के ऊपर आपके पास कुछ आर्गुमेंट्स और कुछ बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए। और उसके बाद आप उन पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करें कुरानिक रेफरेंसेस के साथ और अहादीस के साथ। सिंस इट्स अ कंपैटिटिव एग्जाम तो आपके पेपर्स ऑब्वियसली कंपैरिजन में चेक होंगे। वही बात जो सर ने की कि एक बंदे ने अगर रेफरेंसेस दिए हुए हैं, अरेबिक कोट की हुई है, और एक बंदे ने नहीं कोट की हुई, तो ऑब्वियसली उन दोनों के मार्क्स सेम नहीं होंगे। और जहां तक लेंथ की बात है और मैंने कितनी आयात लिखी और किस तरह किया, मैं अपना पेपर शेयर करती हूँ आपके साथ, फिर उसके साथ मैं डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से हम जो है वो लेके चलें। जी, ये था इस्लामियात का पेपर। इसमें क्वेश्चन है, ये पहला विमेन राइट्स इन इस्लाम से रिलेटेड, और यही क्वेश्चन एज इट इज मुझे पेपर में भी आया था, सीएसएस 2019 में था। और ये मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, इसको थोड़ी सी अप्रोच उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करके जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ऐसे ही अटेम्प्ट किया था। उसमें स्टार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के साथ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो इस्लामियत है चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट शुड बी इंक्लूसिव। इसमें कोई भी इरेलीवेंट डिटेल्स इधर उधर नहीं जाना, टॉपिक से डाइग्रेस नहीं करना, बल्कि इस तरह का प्रिसाइज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए जिसको पढ़ के उसी टाइम एग्जामिनर को पता लग जाए दैट यू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट मैंने किया इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से। उसके बाद मैं आई थोड़े से इसके बैकग्राउंड के ऊपर कि इस्लाम से पहले जो है वो क्या कंडीशन थी, वुमेन इन प्री इस्लामिक टाइम्स। ये जो येलो लाइंस लगी हुई हैं ये कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ, ये जस्ट वो पेपर इट्स 2 years ओल्ड, तो वो उसकी वजह से थोड़े वो निशान पड़ गए हैं उसके ऊपर। एनीवेज, उसके अंदर जो भी मैंने आर्गुमेंट्स लिखे, जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे, उसके बाद उसको सब्सटेंशिएट किया कुछ सपोर्टिव कोटेशंस के साथ, कुछ एक दो बुक से रेफरेंसेस लेके। और उसके बाद में आ गई इस्लाम के ऊपर कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ वुमेन राइट्स इन इस्लाम। उसमें जब इस्लाम की बात हो रही है तो जो भी इसके ऊपर स्टैंड ले रही हूँ उसके ऊपर मैंने उसको सपोर्ट किया कुरानिक रेफरेंस से और अहादीस से। और कुरानिक रेफरेंस में अरेबिक भी, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी, उसकी सूरत भी, और साथ में आया नंबर भी, वर्स नंबर भी, कि कौन सी वर्स है और किस सूरत से दी गई है। इसमें स्पिरिचुअल स्टेटस ऑफ वुमेन, राइट्स एंड डॉटर, जो भी मैं टॉपिक को स्टार्ट करती थी, जो भी उसकी हेडिंग स्टार्ट करती थी, उसके जिस भी एस्पेक्ट के ऊपर बात करना, उसमें अपनी बात कन्वे करके उसके ऊपर सपोर्टिव आर्गुमेंट जो है, सपोर्टिव कोई भी रेफरेंस जो है साथ में ऐड करती थी। इस तरह से चूंकि मैंने अपनी प्रेपरेशन के दौरान काफी सारे रेफरेंसेस मेमोराइज किए हुए थे, बिकॉज मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जब मैंने पेपर में भी लिखा तो मेरे पास हर पॉइंट पे कोट करने के लिए कुरानिक भी और अहादीस रेफरेंसेस भी काफी सारे थे, तो वो मैंने हर पॉइंट के अंदर उसको सपोर्ट किया वैसे। इकोनॉमिक राइट्स हैं,
देन अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने कुछ जगहों के ऊपर इस्लामियात में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक और स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट की थी। वो ये थी कि रिकमेंडेड बुक्स के एक्सकर्प्ट्स कोट किए थे। जैसे यहाँ पे ये मोहम्मद कुतुब इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन की बात हो रही है, तो ये एक रिकमेंडेड बुक है एफपीएससी की। तो जब मैंने तैयारी की थी तो उसमें मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सकर्प्ट्स निकाले थे, जो मैंने अपने फाइनल पेपर में भी अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ऐड किए थे। इस तरह ये मिला के ये 14 पेजेस का ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, विमेन राइट्स इन इस्लाम का। और एंड के ऊपर एक प्रिसाइज सा कंक्लूजनरी पैराग्राफ, जिसमें आपने जो सारी बात की है उसको थोड़े से वर्ड्स में आपने समराइज कर दें। तो दैट्स ऑल अबाउट इस्लामियात। जी सर। जी। अच्छा, आपने देखा कि इज़ा ने ना सिर्फ जो है ना अपनी प्रिपेयर की थी, ये जो अपनी आयात उन्होंने प्रिपेयर की, उन्होंने एक्सर्ट से लिखे। अच्छा, इसके साथ इन्होंने कुछ और चीजें भी ऐड की थी जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, जैसे कैरन आर्मस्ट्रांग हो गई, वहां से आप ले लेते हैं, उनके भी एक्सर्ट्स लिख दीजिए, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल होते हैं। दैट इज वाई शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन इस्लामियात। तो इस्लामियात को निग्लेक्ट नहीं करना हमने। इस्लामियात इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इस हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को हमने तैयारी भी उसके मुताबिक करनी है। पहले एसे और कंपोजिशन को तवज्जो देंगे, उसके बाद इस्लामियात पे तैयारी करेंगे। अच्छा, अगर आपसे नहीं याद होती, अगर आपसे आयात नहीं याद होती, तो मत कीजिए, कुछ और मेमोराइज कर लीजिए। देखिए, यहां पे जब मैं मेमोराइजेशन की बात करता हूं, इसका मतलब रट्टा नहीं है। रट्टा होता है रोट लर्निंग। उसकी जाके डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा ब्रिटानिका पे, और जनाब अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। मेमोराइजेशन और जो हमारे पास ये दूसरी जो रट्टा है, रोट लर्निंग है, दो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो मेमोराइज करेंगे तो हमारे पास ज्यादा मार्क्स आएंगे, हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे चीजों का। तो इस्लामियात को जो है हमने लाइट नहीं लेना। अब देखिए कि एक एक पेपर के ऊपर इज़ा ने जो, मैंने जो तैयारी कराई और इज़ा ने जो तैयारी की, वो ये था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकती, या मैंने ये नहीं करूंगी, या मैंने ये, वो करती गई और एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है। मेरे पास और भी कैंडिडेट्स आए। देखिए, जब कोई भी कैंडिडेट मेरे पास आता है तो वो मेरे साथ अटैच हो गया, हमने इकट्ठे मिलकर तैयारी शुरू कर दी। आप पास होंगे तो मैं क्रेडिट लूंगा, जब आप फेल होते हैं तो मुझे उतना ही दुख होता है जितना आप शायद आपसे भी ज्यादा होगा। उसके रीजंस भी हैं। एक तो है कि हमारा जो है ना वो नहीं हुआ, हम तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। दूसरा रीजन ये है कि हमारी जो कमिटमेंट लेवल है ना, वो बहुत कम हो जाता है। हम पहले एक दो हफ्ते में आते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दूसरे तीसरे हफ्ते से ना हमारा लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। एंड दैट वाज नॉट द केस इन केस ऑफ इज़ा अरशद। तो उन्होंने वो नहीं दिखाई। तो इस्लामियत के बारे में मैंने आपको चीजें काफी क्लियर कर दी। तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम बाकी आगे चल के देख लेंगे जी। अच्छा, अब आते हैं जी हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तरफ, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर की तरफ। पहले मैं करंट अफेयर पे बात करता हूं जी। अखबार पढ़ें, अखबार पढ़ें। अखबार पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड। सबसे बेहतरीन चीज है अखबार पढ़ना, आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाती है। लेकिन इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम के अंदर जो 4-5 महीने रह गए हैं, बजाय इसके कि मैं अखबार पढ़ूं, मैं करंट अफेयर्स के क्या करूंगा, दिसंबर में मैं टॉपिक्स निकालूंगा, उन पे जो बेहतरीन आर्टिकल्स होंगे, हर टॉपिक के हवाले से 3-3, 4-4 आर्टिकल्स निकाल लूंगा। उनके मुताबिक मैं अपना एनालिसिस एक ड्रॉ कर लूंगा, और जो पेपर में आएगा मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, रिटन प्रैक्टिस करूंगा, और उसके मुताबिक जो है ना मैं अपनी क्या करूंगा जी, मैं अपने पेपर जाके दे दूंगा, आराम से मेरी तैयारी हो जाएगी। बजाय इसके कि मैं डेली आज से जीरो से स्टार्ट करने लगा हूं, मैं अपना टाइम 3-4 घंटे जो है ना सर्व करना शुरू कर दूं किसके ऊपर, अखबार पढ़ने के ऊपर, तो दैट वुड नॉट बी अ वाइज स्ट्रेटेजी। दैट कुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी, बट दैट वॉन्ट बी अ वाइज स्ट्रेटेजी। वाइज होने के लिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन करनी है। अब आते हैं जी पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट जिस तरह यूएस हिस्ट्री है, उसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कंपैरेटिवली बेटर मार्क्स आते हैं एज कंपेयर टू कंटेम्प्रेरी जो होते हैं। क्योंकि हिस्ट्री वाले जो है तो उनका एनालिसिस हमें मिल जाता है, काफी बेहतर होता है, इतने अरसे से पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें से हमारे जो है ना फैक्ट्स भी जो है ना वैसे के वैसे ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारे ज्यादा मार्क्स आते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे जो करंट जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें से। ऐसा भी अब आपको बताएंगे कि उन्होंने जो था, उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी स्ट्रिक्टली, मैं तमाम स्टूडेंट्स को देता हूं कि आप लोगों ने जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो पहले करने हैं, बाकी जो है वो बाद में करने हैं। तो आपने वो लाजमी करना है। हिस्ट्री वाला पोर्शन पाकिस्तान अफेयर्स का जो है, अगेन उसके अंदर वही कोटेशंस हैं रिकमेंडेड बुक से, आपने एक्सर्ट्स निकालने हैं अपना एनालिसिस बेहतर बनाने के लिए।
अच्छी चीजें कीजिए और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी के साथ क्वांटिटी पे भी तवज्जो दीजिए। इज़ा ने 5-6 पेजेस से 4-5 पेजेस से अपनी जो स्पीड थी 14 पेजेस पे लेगी। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 14 पेजेस लिखें, आप 6 पेजेस लिख दें क्वालिटी के साथ तो वो भी चल जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बेहतर कर देंगे अच्छी क्वालिटी के साथ तो आपके पास एडेड एडवांटेज होगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर, जनरल एबिलिटी को थोड़ा एंड पे रख लीजिए क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को मैथ्स नहीं आता, हम मैथ्स करेंगे एंड पे करेंगे तो हमारा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और जनरल साइंस के अंदर तो सिर्फ है ही मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन है। मैं आपको एक बड़ा स्टार्टिंग फैक्ट बताता हूं, आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी, कहीं से कोई भी बुक ले लीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स है। अब आपने कितना पढ़ना है जी उसके लिए। अब आपको पता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, अब 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं कोई 15-20 पेजेस या 25 पेजेस नहीं पढ़ सकता, मुझे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपके लिए शायद आप लोगों को पता होगा नहीं, बड़ा शॉकिंग होगी। 2009 में जब मैंने क्वालिफाई किया, उस जमाने में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का नाम होता था एवरीडे साइंस, और उसके अंदर 50 नंबर के एमसीक्यूज आया करते थे। आज जाके देख लीजिएगा, जाके 2009 के जो एमसीक्यूज हैं वो 9th की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं दोबारा दोहराता हूं, 9th की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से उन्होंने एज इट इज ऑब्जेक्टिव उठा के दिए हुए थे, 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव थे। तो एग्जामिनर आपसे बेसिक लेवल की मांग रहा है, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, तो उसके ऊपर आपको एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ना। फर्ज कीजिए इकोनॉमिक्स है, ये कोई भी सब्जेक्ट है, वो आप 9th-10th में अगर आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं उसका लेवल और होगा, बेसिक होगा। इंटरमीडिएट जो ए लेवल है उसमें इंटरमीडिएट हो जाएगा, फिर एडवांस लेवल ग्रेजुएशन में आ जाता है। तो आपने जो है ना एवरीडे साइंस के अंदर अपना जो लेवल है वो बेसिक टू इंटरमीडिएट रखना है, इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। 4-4 नंबर के हवाले से आपने प्रिपरेशन करनी है, उनको 20-20 नंबर के हवाले से प्रिपरेशन आपने नहीं करनी। जी इज ओवर टू यू, आप बताइए कि आपके जो है इस्लामियत के बाद जो है आपके कंपल्सरी में भी काफी अच्छे मार्क्स आए और किसी कंपल्सरी में भी आपके 40s में मार्क्स नहीं है, 50s में मार्क्स हैं। और जरा बताइए कि आपने जनरल नॉलेज के तीनों पेपर्स हैं, तो जरा अपनी स्ट्रेटेजीज बताइए और उसके बारे में फिर हम आगे चलते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। जी, इन पेपर्स की मैं बात करूं तो उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो है आपके सोर्सेज। पूछा जाता है कि कहाँ से तैयारी की जाए, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है। उसमें मैं जनरली बात करूं तो हमें पता है कि 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं हमारे पास इन तीनों सब्जेक्ट्स पे या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। एक आपके पास रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको एफपीएससी ने बताई हैं, सेकेंडली आपके पास कुछ लोकल ऑथर्स की पब्लिश्ड बुक्स होती हैं, और थर्डली आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है जिसपे काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं आपको। तो उसमें मैं यही कहूंगी कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, स्टडी फ्रॉम क्वालिटी मटेरियल। आप ये इंश्योर जरूर करें कि वो कोई शॉर्टकट नहीं है बल्कि क्वालिटी मटेरियल है, क्योंकि आप जो पढ़े होंगे वो आपकी राइटिंग में मैनिफेस्ट होगा। एंड राइट रीडिंग इज द की टू राइट राइटिंग। तो आप अच्छी जगह से पढ़ें, अच्छे सोर्सेज से पढ़ें, उनके आर्गुमेंट्स को, उसके सारे मैनर को, स्टाइल को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें, और फिर उसके बाद उसको पेपर पे रिप्रोड्यूस करें इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है उसको अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग। मेरी अभी कुछ एस्पायरेंट्स वगैरह से जब डिस्कशंस वगैरह होती हैं या मैं पेपर्स देखती हूँ तो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोट की कि हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन आता है कोई, हम उसमें एक वर्ड देखते हैं और बस उसको देख कर उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर हमें कोई 3rd जून प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आया, हमने उसमें देखा कि 3rd जून प्लान की बात हुई है, हम उसके बैकग्राउंड से स्टार्ट हुए, हमने उसके फीचर्स की बात की, उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात की और सारा उसको एज इट इज टॉपिक लिख दिया। जबकि हमने देखना ये होता है कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, उसका कौन सा एस्पेक्ट पूछा है और उसके ऊपर किस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। उसने आपको ये कहा है कि आप उसे डिस्कस करें, इवेल्युएट करें, एनालाइज करें या अपना ओपिनियन दें। उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डिस्कस करना है या उसके ऊपर अपने आर्गुमेंट्स देने हैं, उनको सपोर्ट करना है अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर से। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर अटेम्प्ट करते हुए पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स का, वो है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन। जब एक बार आप क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, आपको उससे जो भी समझ आया है, जिस तरह से आपने अपने आंसर को फॉर्मुलेट करना है, वो बात की बात है। पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें हम उसको जवाब देंगे उस सारी बात का जो हमने कॉम्प्रीहेंड किया है और जो उस क्वेश्चन की डिमांड है, ताकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ के वही बात की एग्जामिनर को पता लग जाए दैट यू नो द आंसर टू क्वेश्चन। और अगर वो आपका सारा क्वेश्चन इन डेप्थ नहीं भी पढ़ा, आपका सारा आंसर, तो भी वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और आपकी हेडिंग्स देख के उसको आइडिया हो जाए कि आपको सारा क्वेश्चन आता है। आपकी इस किस्म की इलेबोरेटिव और रेलिवेंट हेडिंग्स हो, बिल्कुल टॉपिक ओरिएंटेड, टॉपिक से डाइग्रेस बिल्कुल ना किया हो। और जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करूं उसकी प्रेपरेशन की, तो ऑब्वियसली वही वाली बात कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा भी लिख लें तो 2-3 पेजेस से ज्यादा नहीं लिख सकते आप। तो उसको उसी एस्पेक्ट से प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है अगर सोलर इक्लिप्स पे, लूनर इक्लिप्स पे, तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है, इनके क्या फीचर्स हैं, आपस में कंपैरिजन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जनरल साइंस के पेपर के अंदर वो है डायग्राम्स।
जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसको सपोर्ट करें डायग्राम के साथ, उसके फ्लो चार्ट के साथ, तो ऑब्वियसली इस तरह से आपका पेपर जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। जी सर। जी थैंक यू साहब। अच्छा जी, अभी जब हमारा ये डिस्कशन खत्म होगी तो जो टेस्ट सेशन में जाते हैं तो हम दोबारा भी हम बात करेंगे पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर, देखेंगे कि हम कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। अब आते हैं जी सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ, क्योंकि हमारे जो है कंपल्सरी की बात हमने कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें। तो आप में से जिन लोगों ने जो है तैयारी कर ली, सॉरी जिन लोगों ने तैयारी कर ली और कंपल्सरी की, अब वो आएंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें? अच्छा, दो तीन चीजें एस्पेक्ट सामने रखनी है जी हमने। एक, सबसे पहले जो आप आपके पास आप कहीं पे जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है जी, एप्टीट्यूड कैसा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हर बंदे को अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक रखना चाहिए। एप्टीट्यूड देखने में दो चीजें कीजिए। एक तो यह कि आप मेमोराइजेशन ज्यादा कर सकते हैं या आप एनालिसिस ज्यादा कर सकते हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज कैसी है, या आप मेमोराइजेशन ज्यादा कर सकते हैं। तो हम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने पर्सनली दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं। एक वो है जिनके अंदर आप ज्यादा एनालिसिस देते हैं, और दूसरे वो है जिनके अंदर आप अपनी मेमोराइज कर लेते हैं और उनको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसको बेसिस रखते हुए, और फिर आपका एटीट्यूड क्या है उस सब्जेक्ट की तरफ, आप कितना पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, मेरे मुताबिक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एप्टीट्यूड से। देखिए, और तीसरी चीज है स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड आप कहते हैं कि नहीं होते, मैं आपको अभी दो कुछ पिछले सालों का रिकॉर्ड बताता हूं, तो आप देखेंगे कि स्कोरिंग ट्रेंड कैसे मैटर करता है और क्या करता है। देखिए, 2016 में आईआर जो था वो एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट था। 2017 में भी वो एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा। 2018 में वो एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और 2019 में वो फिर लो स्कोरिंग हो गया। तो स्कोरिंग ट्रेंड तो मैटर करते हैं। आप देखेंगे कि आईआर का जो है 2019 में कोई टॉपर्स में कोई नहीं होगा। अच्छा, 17 में चले जाए तो भी आपको हार्डली या नहीं मिलेगा, 16 में चले जाए तो भी ऐसे ही होगा। तो स्कोरिंग ट्रेंड्स भी मैटर करते हैं। तो इस पे बात करते हैं कि हम कैसे करेंगे। पहले पहले तो आपने देखना है कि स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या है। स्कोरिंग ट्रेंड पे हम कैसे देखेंगे? पिछले सालों का रिकॉर्ड उठाइए, 10 सालों का उठा लीजिए, देखिए कि इन 10 सालों में ज्यादातर ये सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या रहा है। फर्ज कीजिए एक सब्जेक्ट है आईआर, वो 10 सालों में स्कोर हाई रहा है या उसका लो रहा है। फर्ज कीजिए वो 80% ऑफ द टाइम जो है वो फ्लॉप रहा है, और 2% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द टाइम वो हिट है। और एज कंपेयर टू इट पॉलिटिकल साइंस जो है वो 80% ऑफ द टाइम वो हिट है, और 20% टाइम वो क्या है, वो फ्लॉप हुआ। तो मेरी नेचुरल चॉइस क्या होनी चाहिए? आई लीव इट टू यू। ठीक है कि आपकी नेचुरल चॉइस क्या होनी चाहिए, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कौन सा रखें। ठीक है जी। इसको बेस करते हुए पहले तो आपने देखना है कि क्या कौन से सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के हम ग्रुप वाइज आते हैं। पहले तो आपने देखना है कि उस ग्रुप में जहां पे आपकी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, साथ में आईआर और जो है ना हमारे पास पॉलिटिकल साइंस भी आते हैं। पहले पहले तो अगर आपको कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया तो पहला सब्जेक्ट वो रखिए। इकोनॉमिक्स रखा है आपने, कोई भी रखा, मैं डिस्करेज नहीं करता, अच्छी तैयारी कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर वो आप नहीं रखना चाहते तो अब आगे या आईआर रखना है या पॉलिटिकल साइंस। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो है उसके क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास क्लोज एंडेड सब्जेक्ट है, ज्यादा उसके जो है ना लेंथी तो है वो, लेकिन आपके पास उसकी बुक्स जो है ना, क्योंकि वो 50 सालों से हमारे पास जो है ना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मोर और लेस यही रहा है, तो हमारे पास क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है। एज कम्पेयर टू आईआर, आईआर का ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंथी है। अगर आप एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं तो आईआर रख लीजिए, वरना आप जो है ना पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाइए। मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों चीजों को आपने लाजमी रखना है कि आपको क्वालिटी मटेरियल कहां से मिलेगा और कितना ज्यादा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी ज्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास अभी आगे जो चलने वाला है। इसके बाद जी हमारे पास जी पोर्शन आता है, हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जी लॉ वाला। लॉ में आपके पास आई लॉ जो है एक अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, आई लॉ के ऊपर बड़ी डिबेट है कि आई लॉ तो काफी अरसे से कम मार्क्स दे रहे हैं। नहीं, कम मार्क्स नहीं दे रहा। कम मार्क्स तब देता है जब आप लो क्वालिटी मटेरियल पढ़ते हैं। एक किताब है जी, मैं बार बार कह चुका हूं पिछली वीडियोस में भी, वेबिनार्स में भी, एडी मौला अब्बास की किताब में से उसने पेपर बनाया। जिन लोगों ने एडी मौला अब्बास की किताब से तैयारी की हुई थी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या अच्छे मार्क्स आए हैं, लो स्कोर नहीं आया। और जिन लोगों ने बाकी सब स्टैंडर्ड मटेरियल से तैयारी की हुई थी उनके लो मार्क्स आ गए। उसमें पहली चॉइस आई लॉ अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख लें पॉलिटिकल साइंस के साथ, क्योंकि उसके पेपर भी जो है ना वो मिलता है। एक बात याद रखिएगा सीएसएस के हवाले से, देयर इज नो शॉर्टकट टुवर्ड्स सक्सेस। मैं दोहराता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट टुवर्ड्स सक्सेस। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर या कोई भी मेंटर आपको जो है ना शॉर्टकट्स बताना शुरू करें ना सीएसएस के, उसके साथ फलां सब्जेक्ट रख लो वो मैच कर जाएगा, ये नहीं करना। वो
आपका गोल क्या है? सीएसएस करना, एलोकेशन लेना, और एलोकेशन अपनी मर्जी के ग्रुप में लेना। अगर कोई सब्जेक्ट आपको 5 नंबर भी कम दे तो आप 100 पोजीशन पीछे चले जाएंगे, तो हम उन चीज को मद्देनजर रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्लॉप रहता है, तो हम फ्लॉप सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाते। अगर आपने रखना है तो ट्रेंड्स देख लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अगेन ट्रेंड्स देखिए, उसके मुताबिक देखिए कि आप उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते पॉलिटिकल साइंस के साथ। नेक्स्ट आते हैं जी आई लॉ बेहतर चॉइस है, क्रिमिनोलॉजी वो भी बेहतर चॉइस है। इस जो है हमारे पास ये ग्रुप जो है, इसके अंदर हमारे पास जो है फिलॉसफी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट तो नहीं है, पुराना ही है, पहले 200 का था अब 100 का हो गया, अच्छे मार्क्स देता है, काफी अरसे से हिट भी है, कभी कभी फ्लॉप भी हो जाता है, लेकिन बेहतर सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से मैं हिट के फ्लॉप की बात करता हूं। अगेन हैविंग सेड ऑल दिस ट्रेंड्स, अच्छी तैयारी करेंगे तो तमाम सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। पिछले साल 2019 में मेरे स्टूडेंट्स जो थे, उनके आईआर में जब वो लो स्कोरिंग था, लोगों के 80s 90s में आ रहे थे, उनके मेजॉरिटी के 100 प्लस मार्क्स से, क्योंकि हमने तैयारी जो की थी वो अच्छी तैयारी की थी, क्वालिटी तैयारी की थी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं जी। हमारे पास एक ग्रुप है जी जिसके पब्लिक एड है और साथ में हिस्ट्रीज हैं। अब मैं पब्लिक एड को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। बेशक लोगों के कभी कभार 190 मार्क्स 90 मार्क्स भी आ जाए 100 में से। वाई? स्कोरिंग ट्रेंड्स खुद जाके देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्लॉप रहा है। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी अच्छा सब्जेक्ट है, यूएस हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट, हिस्ट्री में यूएस हिस्ट्री बेहतर है क्योंकि अच्छे स्कोर देता है, मेहनत अच्छी करेंगे, हिस्ट्री वाले पोर्शन ज्यादा करेंगे तो हम क्या होगा, ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। करते क्या है हम जी, यूएस हिस्ट्री का पेपर तैयार किया, हिस्ट्री 50-50 60% तैयार कर ली, हम क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी तो तैयार हो रहा है ना जी हमारा। 3 क्वेश्चंस कर लिए करंट अफेयर्स वाले, एक किए हिस्ट्री में से, तो वो हमारे मार्क्स कम आ गए एज कंपेयर टू इट। अगर कोई कैंडिडेट हिस्ट्री वाले क्वेश्चन ज्यादा करेगा और करंट वाले कम करेगा तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। मैंने की पहले आपको बता दी थी जी, ठीक है जी। अगले सब्जेक्ट पे आते हैं जी हमारे पास, जिसमें लैंग्वेज है, पंजाबी है। पहले पहले तो रीजनल लैंग्वेज को कीजिए, पंजाबी, सिंधी, बलूची। अगर आपका उर्दू रस्मुल खत हैंड राइटिंग जो है वो बेहतर है तो ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए, नो मैटर जितनी भी मेहनत आपको लगती है। बाकी सब्जेक्ट में भी मेहनत करनी है तो इस पे कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो साइकोलॉजी बेहतर सब्जेक्ट है, वो उसकी चॉइस जो है ना अच्छी है, काफी अरसे से वो हिट है, कभी फ्लॉप भी हो जाता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है। ईजा ने भी रखे, ईजा हैज स्कोर्ड 83 मार्क्स इन साइकोलॉजी, वो आपको बताती है कैसे उनके आए। उसके बाद हमने जो है ना उसमें सोशियोलॉजी भी आजकल काफी अच्छा सब्जेक्ट जा रहा है, लेकिन सोशियोलॉजी के लिए हमने जो है ना अच्छा जो है ना स्कोर करना है, उसके लिए अच्छे क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है जी। उसके लिए एक बुक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी बाय इयन रॉबर्टसन, वो बड़ी अच्छी बुक है, यहाँ पे लाहौर में मेरे पास अवेलेबल भी है, किसी को चाहिए होगी तो वो कांटेक्ट कर लेंगे। तो वो एक अच्छी किताब है, क्वालिटी मटेरियल उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये हो गया, तो ये कुछ मेरी सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से बातें थी। अपने एप्टीट्यूड को देखिए, उसके बाद स्कोरिंग ट्रेंड्स देखिए, और फिर तैयारी कैसे करनी है उसके बाद में बात करते हैं। अभी ईजा की तरफ चलते हैं, देखते हैं उन्होंने तैयारी कैसे की थी, और अपने कुछ पेपर शेयर करेंगी वो, और उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कैसे करेंगे। जी ओवर टू यू ईजा। जी, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जब बात आई थी, जब मैंने सबसे पहले वही वाली बात की पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर में से, मेरा पहले प्लान था कि शायद आईआर जो है वो छोटा सब्जेक्ट है और इजी, उसमें स्कोर अच्छा आ जाएगा क्योंकि पिछले 1-2 साल से बेहतर था। लेकिन जब मैंने इनका सिलेबस देखा और फिर ओवर द ईयर्स इसका स्कोरिंग ट्रेंड देखा, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस जो है वो बेहतर था, और मुझे थोड़ा अपना एप्टीट्यूड, अपना इंटरेस्ट भी थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में लगा। तो इवन दो पॉलिटिकल साइंस आईआर से कंपैरेटिवली काफी लंबा है और उसको काफी टाइम चाहिए, मेमोराइजेशन चाहिए और एफर्ट भी ज्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी आई वेंट फॉर दैट, और उसके अंदर उसको होलिस्टिकली प्रिपेयर किया। उसके अंदर सारे फिलोसफर्स भी और बाकी सारे टॉपिक्स भी, उनके ऊपर भी उसी तरह एक्सकर्प्ट्स निकाले रिकमेंडेड बुक से, रिटन प्रैक्टिस की पास्ट पेपर्स के थ्रू, तो उसके अंदर भी इस वजह से स्कोर अच्छा आ गया। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वो डिसाइसिव फेज था वो था कि पंजाबी या साइकोलॉजी, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग कह रहे थे कि पंजाबी जो है वो एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, और साइकोलॉजी में समटाइम्स अच्छे मार्क्स आते हैं, समटाइम्स नहीं आते, या एफर्ट ज्यादा चाहिए होती है। तो मैंने इन दोनों की सिलेबस आउटलाइन देखी एफपीएससी की, और उसमें मुझे साइकोलॉजी अपने अकॉर्डिंग बेहतर लगा क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था और थोड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने साइकोलॉजी को प्रिपेयर किया। उसको किस तरह प्रिपेयर किया, इस पर मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि उसके अंदर 83 जो स्कोर है उसके पीछे क्या रीजन है। तो उसमें ये साइंटिफिक पेपर है, इसमें मैंने एक तो पहली बात ये कि जो प्रिपरेशन की थी वो रिकमेंडेड बुक से की थी। फेल्डमैन बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी की, एटकिंसन बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी की। वैसे तो फेल्डमैन ही सब कुछ कवर कर देती है, जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो मैंने एटकिंसन से किए थे।
और उसके बाद जब पेपर अटेम्प्ट किया था तो उसमें मैंने जो डेफिनेशंस थी वो इन रिकमेंडेड बुक्स से कोट की थी, इनके रेफरेंसेस दिए थे कि जो मैं डेफिनेशन या कोई भी पॉइंट ले रही हूँ वो मैं कहाँ से पिक कर रही हूँ। और उसके बाद इसको सपोर्ट किया था डायग्राम्स के साथ और फ्लो चार्ट्स के साथ, क्योंकि ये साइंटिफिक पेपर है तो इसके अंदर फिर आपके पास काफी सारा मार्जिन होता है कि आप इसके अंदर बना सको, इस तरह से टेबल्स बना सको, फ्लो चार्ट्स बना सको। इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया था। मैं साइकोलॉजी का भी अपना एक पेपर शेयर कर देती हूँ, बिकॉज इट्स द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी कि साइकोलॉजी की प्रेपरेशन जो है वो कैसी थी। जी, ये है साइकोलॉजी का पेपर। इसमें ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है ये था पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट मैंने किया डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, उसमें मैंने फेल्डमैन को कोट किया हुआ है जहाँ से मैंने डेफिनेशन ली है। उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता के तो मैं जंप कर गई इसकी थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है, उसमें सारी थेरीज जो हैं वो बारी बारी इलेबोरेट की हुई है, लेकिन वही वाली बात कि जहाँ पे मैंने कोई बात की है, कोई डेफिनेशन वगैरह दी है तो उसको सपोर्ट किया है उसके रेफरेंस से कि कहाँ से वो मैंने डेफिनेशन ली है। कैटल स्ट्रेट थेरी के अंदर ओरिजिनल कैटल को कोट किया है। ठीक है, इसी तरह बाकी थेरीज और उसके अंदर जो इनके जो फर्दर जो पॉइंट्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं, उनको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में शो किया है इसको क्लियर करने के लिए। ये जो लोग एनोटेट कर रहे हैं ये लोग सीएसएस की तैयारी ही कर रहे हैं। इन लोगों का सीएसएस हो चुका है सर। ये है पेपर जी साइकोलॉजी का सारा। जी सर। जी, चलें जी। अच्छा, अब हम आते हैं, हमने सारी बातें कर ली। एक थोड़ा सा रह गया था सब्जेक्ट के हवाले से, जेंडर स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस। मिलियन डॉलर क्वेश्चन अगेन। ये दोनों जो है ना वो बस ये दे आर इक्वली गुड और इक्वली बैड, इनको मैं दोनों को कहूंगा। हमारे पास इन दोनों में से कोई चॉइस नहीं बचती। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, अगर आपने जो साइंस कैंडिडेट्स हैं दे मे गो फॉर एनवायरमेंटल साइंस, और जो आर्ट्स वाले हैं या सोशल साइंसेज वाले हैं दे मे गो फॉर जेंडर स्टडीज, क्योंकि उनका वैसे ही एप्टीट्यूड बना होता है, तो काफी अच्छे से एप्टीट्यूड जो है ना उनका वैसे डेवलप हो जाता है। तो उसके मुताबिक जो ये तो थी जी हमारी डिस्कशन। अब आते हैं जी हमारी जो तैयारी जो है, मैं जैसी तैयारी कराता हूँ वो क्या है जी। अच्छा, जो मेरी सबसे बेहतर है हम जो कराते हैं वो है जी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। मैं इजा का भी ऐसे कराया, जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेता हूँ, वो देते रहते हैं और जनवरी में आके या दिसंबर में आके वो फुल लेंथ मॉक देना चाहते हैं। अब में से बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि यार मैं एंड पे जाके ना कहीं पे जाके अकेडमी में जाके मॉक दे दूंगा और अगले वर्ष पेपर हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए। अब फर्ज कीजिए मॉक देने जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं तो आप हो गए, मोटिवेटेड हो गए। व्हाट इफ अगर आपके मॉक्स में ठीक नंबर नहीं आते और आपके पास टाइम भी नहीं बचा हुआ जनवरी में कि इसको ठीक करें, तो आप कैसे करेंगे? और उन मॉक्स का आपके पास रिजल्ट आता है, करेक्टिव फीडबैक नहीं आता। ये जो टेस्ट सेशन है हमारा जो है उसके अंदर वो क्या है, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, उन टॉपिक वाइज टेस्ट का भी आपको करेक्टिव फीडबैक मिलता है कि आपने ये गलती की है, इसको आगे ऐसे ठीक करें और अगले पेपर में ये गलती ना करें। तो आप क्या करते हैं कि वो चीजें ठीक करते जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देके आप ठीक करते जाते हैं, और एट द एंड जब आप मॉक्स पे आते हैं तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि जब वो टेस्ट दे रहे हैं और आपने 3-4 मॉक्स दे दिए, जब फुल लेंथ मॉक्स दे दिए, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो लेवल है प्रिपरेशन का और कॉन्फिडेंस लेवल जो है पेपर में जाने का वो बहुत बेहतर हो जाता है। और इतनी ज्यादा, जैसे ईजा ने आपको बताया कि उनके जो पेपर्स थे वो काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो आए हुए थे पेपर में। यकीन कीजिए, अगर पेपर में आपने एक क्वेश्चन भी ऐसा देखा ना कि जो आपने पहले किया हुआ था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इट टचेस स्काईज, वो इतना ऊंचा चला जाता है कि आपने एक क्वेश्चन भी, और इधर से जो है ना और बाकी स्टूडेंट से भी पूछिएगा जिन्होंने 2020 की अटेम्प्ट ली थी, कि 3-3, 4-4 क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूं, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस वो थे जो मोर और लेस सेम थे जो हम पेपर्स में कर चुके थे। और इजा ने अपने 83 मार्क्स से ये भी नहीं बताया कि इजा ने एक दफा ये बहुत ज्यादा 9 to 12 और 2 to 5 पेपर दे के ये बैठे, एक दफा इन्होंने वो पेपर सॉल्व किया। दूसरा पेपर इनका 2 to 5 मेरे पास जो था वो साइकोलॉजी का था, तो आई आस्क्ड देम टू राइट फॉर 5 आंसर्स। 5 क्वेश्चंस करने थे इन्होंने उसके अंदर साइकोलॉजी के। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है इजा के आपके जो मार्क्स थे वो बेहतर आए साइकोलॉजी के अंदर। उस टाइम तो आपको लगा शायद ये ज्यादा ओवरबर्डन है, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोगों ने कमिटमेंट जो थी आप लोगों की, और जो आपने शो किया, अपनी जो मोटिवेशन शो की टुवर्ड्स सीएसएस प्रिपरेशन एग्जाम जो है, दैट वाज मैचलेस। आप में से जो भी सुन रहे हैं उनमें से कोई भी है तो वो अगर उनके अंदर भी यही मोटिवेशन है, यही तैयारी करने का, वो इस तरह टेस्ट दे दे, कहीं भी जाके दे दे, कुछ भी करें, टॉपिक वाइज टेस्ट दें, बार बार लिखें,
4 पेजेस से 14 पेजेस पे ले जाएं, क्वालिटी ऐड करें, एक्सर्ट्स ऐड करें, राइटिंग हैंडराइटिंग खराब है उसको बेहतर कर लें, चीजें बेहतर कर लें, तो देखिएगा कि आपको लगेगा कि यार ये 5 महीने जो हैं ये तो शायद ज्यादा थे, मैं तो इसे कम में भी तैयारी कर लेता, ये कर लेती। और अगर आप, मैंने जो शुरू में बात की कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, फलाने ने ये सब्जेक्ट रख लिया, फलाना इतने कर रहा है जी, मैं ये कर लूं, फलाना ये पढ़ रहे हैं आजकल, ये हो गया, मैं अभी फलाना सब्जेक्ट ना उठा लूं, कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट उठाइए, उसको तैयारी कीजिए, उसके टॉपिक्स को डिवाइड कीजिए। एक सब्जेक्ट के फर्ज कीजिए अगर 20 टॉपिक्स हैं, डेली 2-2 करना शुरू कीजिए, तो आपका 10 दिन में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, 10 दिन में आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ये पहले दिनों में। और जब आप 3-4 सब्जेक्ट्स कर लेंगे तो यकीन कीजिए, करके देख लीजिएगा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो एक लम्हा ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक सब्जेक्ट 4-4, 5-5 दिनों में एक अच्छी तैयारी करना शुरू कर देंगे, आपकी जब स्पीड बढ़ जाएगी। तो ओवर टू यू इज़ा, आप बताइए कि आपने भी कैसे किया था तैयारी, उसके बाद मैं फिर कुछ बातें करता हूँ, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जी इज़ा। जी, बिल्कुल, ये वाला टाइम था, सितंबर वाला टाइम, उसमें मेरे भी माइंड में यही वाली सारी क्वेरीज थी जो इस टाइम आप लोगों के माइंड में भी होंगी कि क्या अब टाइम जो है वो इनफ है या नहीं है, या इस टाइम पे किस तरह से शेप किया जाए अपनी तैयारी को। कुछ आप लोगों में से वो लोग होंगे जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लिए होंगे, कुछ वो होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया होगा। तो आप जिस भी स्टेज ऑफ प्रेपरेशन के ऊपर हैं, आई बिलीव अभी से अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान ड्रॉ करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं जो आपकी कैपेसिटी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि आप एक डे में, एक दिन में कितना कवर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करें अपने सब्जेक्ट को डेज में, उतने डेज में वो सब्जेक्ट जो है वो कवर करें, और उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी उसके अकॉर्डिंग प्लान करके अपना डेफिनेट टाइम एक रिविजन के लिए भी एंड पे रख के, और उससे पहले एक आपकी प्रॉपर तैयारी, एक अच्छी तैयारी हो जाए, उसके लिए भी टाइम एलोकेट करें। सेकेंडली, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाएं। लॉन्ग नोट्स के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो बुलेट्स की फॉर्म में, जिसमें ताकि अगर आप जो फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपकी वो एक्सटेंसिव रीडिंग है, तो नेक्स्ट रीडिंग में आपको उतनी डिटेल में ना जाना पड़े या उतना ज्यादा उसके टाइम न लगाना पड़े, आपने उस तरह से बुलेट्स नोट किए हों या पॉइंट्स नोट किए हों जिनको पढ़ के आपको याद आ जाए कि आपने इसके पीछे जो चीज पढ़ी थी उसमें क्या कॉन्सेप्ट था और किस तरह से सब कुछ था। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करें, कोटेशंस ऐड करें, सपोर्टिव आर्गुमेंट्स ऐड करें, जो आप अच्छे सोर्सेज से पढ़ते हैं उनका स्टाइल अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि रिटन प्रैक्टिस एंड इवेल्युएशन, क्योंकि जब तक हम रिटन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें पढ़ते हुए भी आइडिया नहीं होता कि हमने उस टॉपिक को किस एस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है। मैंने जब स्टार्ट किया था इंग्लिश एसए के बाद, मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मुझे शुरू में आइडिया ही नहीं होता था कि मैं एक टॉपिक को कहाँ से कहाँ तक प्रिपेयर करूँ। लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग, द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैंने जब लिखना है तो मुझे ये प्रॉब्लम्स आएंगे और इतनी मेरी स्पीड है, उसके लिए मुझे इतना कंटेंट चाहिए, तो वो ऑब्वियसली वो सारी चीजें फिर रिफ्लेक्ट हुई मेरी प्रेपरेशन में भी। उसने मुझे प्रेपरेशन में भी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया कि मैं उसको प्रिपेयर करते हुए, मेमोराइज करते हुए, जो भी मैं टॉपिक करी होती थी, मेरे माइंड में होता था कि जब मैंने लिखना है तो तब मुझे ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो मैंने इसको प्रिपेयर भी इसी एस्पेक्ट से करना है। जी, अभी हम बात करते हैं सेशन के हवाले से। आप लोग जो सुन रहे हैं उनको पता है कि सेशन जो है वो 10 सितंबर से और 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो आप पता कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, मुझे आप डिस्कशंस जो हैं आप इस हवाले से कर सकते हैं। मैं जो है एकेडमिक डिस्कशंस का आदी हूं, मैं ये डिस्कशन अब नहीं चाहूंगा। कोई भी कैंडिडेट मेरे पास आ रहा है, वो यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, मेरे साथ तैयारी कर रहा है और वो ये डिस्कशन कर रहा है मैं इस साल पेपर दूं ना दूं, ये बातें नहीं करनी मेरे साथ। वी डू नॉट हैव टाइम, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास टाइम स्क्वीज्ड है। तो अभी अगर आपने आना है तो माइंड में रख लीजिए कि इट वुड बी अ रोलर कोस्टर राइड। आप एक दफा इस पे बैठ गए, हमारे साथ तैयारी पे आ गए, तो आप नो मैटर हाउ नोजिएटिक यूर फीलिंग, आपको जितना भी आपको वॉमिट फील हो रही है, आप उतर नहीं सकते जब तक कि वो रोलर कोस्टर रुकेगी नहीं। आप तैयारी कीजिए, मैं डिसिप्लिन रखूंगा आपको, आपने लिखना भी है, तैयारी भी करनी है। अच्छा, अब कुछ लोगों का जब मेरे पास आते हैं, कुछ लोगों की स्पीड मेरे से स्लो होती है, कुछ की तेज होती है। जिनकी तेज होती है, जुलाई और जो अगस्त में जो लोग आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी सर हमारी स्पीड तेज है, जिस तरह इजा की थी, तो हमें अलहदा से करा दीजिए। तो मैंने उनको अलहदा से जो है उनकी ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट करवा दी है। और उन्होंने, किसी ने पंजाबी खत्म कर लिया, किसी ने सोशियोलॉजी खत्म कर लिया, हालांकि हमारे ऑप्शनल अभी स्टार्ट नहीं हुए फॉर्मली, लेकिन उन्होंने टेस्ट दे के मेरे पास जो है, अभी उनका सेशन कंपल्सरी का चल रहा था, तो उन्होंने वो खत्म कर लिए। तो जो इस सेशन के अंदर आएंगे, तो वो जो है टेस्ट सेशन में बता रहा हूं कि हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे और लिख के दिखाएंगे, इवैल्यूएट करवाएंगे, उसके बाद जो गलत होगा उसको दोबारा करेंगे और इस तरह हम अपनी प्रैक्टिस बेहतर करते जाएंगे। जिन लोगों को मसले हैं, किसने जो है ना कभी ये हो जाए, कभी वो डिस्कशंस करनी है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो बेशक ना आए। जो लोग कमिटेड हैं, बिल्कुल 100% कमिटेड हैं, दे आर नॉट इन द मूड ऑफ मेकिंग डिस्कशंस, दे आर इन द मूड ऑफ प्रिपरेशन, और उनका गोल है सीएसएस 2021 में बेहतर पोजीशन लेना।
मैं दोबारा दोहराता हूं, उनका गोल है 2021 में बेहतर पोजीशन लेना, वो तो आए। बाकी जो वैसे ही ऐसी है, आपने अगर आपने देखने आना है कि मैं इस साल क्या हो रहा है, तो वो तो फिर मैं आई एम सॉरी कि वो ना आए, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, हमारे साथ तैयारी ना करें। अच्छा जी, एक और बात बता दूं कि जब आप तैयारी करते हैं ना, तैयारी तो प्रिपरेशन जो होती है आपकी 2021 के पेपरों तक होती है, और आपका गोल जो है 2022 तक आपने अपने माइंड में रखना है कि मैं आगे भी तैयारी करता रहूंगा, और तब तक तैयारी करते रहिए जब तक कि आपका रिटर्न रिजल्ट जो है कम्युनिकेट नहीं हो जाता, क्योंकि सीएसएस के अंदर काफी दफा जो है आपकी अच्छी तैयारी के बावजूद भी आप नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो उसके लिए तो ये बातें मैंने आपकी चंद गुजारिशात थी, मैंने और ईजा ने आपसे की हैं। तो ईजा इनके जो है ना वो अनम्यूट कीजिएगा, इनको जो है ना सिर्फ इनके जो है ना रिटर्न जो है ना फॉर्म जो होती है इनके टेक्स्ट अनम्यूट कीजिएगा, ताकि ये टेक्स्ट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, उसके बाद हम ऑफ करते हैं जी। क्वेश्चंस जो है ना अपने आप टाइप करके पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन ही रहने दूं या रिकॉर्डिंग? जी ऑन रहने दीजिए, ऑन रहने दें जी, मैंने चैट ऑन कर दिया, जो क्वेश्चंस है वो जी, क्वेश्चंस चैट में कीजिए जी। जी फैसल बेहतर है कि एक सब्जेक्ट जो है ना वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, वन सब्जेक्ट एट ए टाइम कीजिए, वो काफी बेहतर है। बाकी जो है ना अगर आप बहुत बोर हो जाते हैं तो उसके लिए जो आप जो है कोई सब्जेक्ट कोई ऐड ऑन कर लीजिए। ऐड ऑन का मतलब है सब्जेक्ट तो एक ही चल रहा होगा, बाकी जो है ना आप ऐड ऑन कर लीजिए, उसके अंदर कोई एवरीडे साइंस का इस तरह की बुक जो है ना वो कर लीजिए। जी, जो लाहौर से नहीं है वो ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन हमारा सेशन जो है वाया जूम ही है, जैसे अभी ले रहे हैं, हमारा जो सेशन है वो इंटरेक्टिव ही होता है, वहां पे आप बोल सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, तो वो इंटरेक्टिव सेशन ही होगा हमारा जो है। फी वगैरह के लिए वो आपको बता देंगे, आप जो है ना कांटेक्ट कर लीजिएगा मैम जोया को, नंबर भी है आपके पास एकेडमी का, तो वो आपके पास मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा। जी इज़ा आपसे आपके ऑप्शनल्स के बारे में पूछ रहे हैं, जरा आपने ऑप्शनल्स के बारे में बताइएगा। ऑप्शनल्स थे मेरे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल लॉ, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल साइंस एंड साइकोलॉजी। और बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, साइकोलॉजी की बुक्स तो मैंने बता दी हैं, और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस की बुक्स। तो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, वैसे मैं दोबारा बता देती हूँ कि उसमें जो वेस्टर्न फिलोसफर्स और जो मुस्लिम फिलोसफर्स हैं वो मैंने प्रिपेयर किए थे। असलम चौधरी की बुक्स है, वहां से थ्रू आउट जितना उसके ऊपर सारे फिलोसफर्स लिखे हैं वो प्रिपेयर करके उस पर एंड पे एक्सकर्प्स ऐड किए थे जूड हार्मन से, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आंसर को। और बाकी पेपर 1 जो है वो मैंने प्रिपेयर किया था मजरुल हक से। और पेपर 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है उसके लिए वो केले और सुहेल भट्टी की एक बुक है, जहाँ से यूके, इंडिया और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी चाइना और टर्की किया था कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स बाय सर्वर्स से, और बाकी जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन है ईरान, मलेशिया, जर्मनी, वो मैंने इंटरनेट से प्रिपेयर किया था। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, सेशन स्टार्ट हो रहे हैं जी, ऑनलाइन सेशन जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट होगा, और जो ऑन कैंपस है वो 15 से स्टार्ट होगा, सर्टेनली विद सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अच्छा यार, कुछ लोग होते हैं कि वो अच्छा मैं 2-3 दिन पहली क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फर्स्ट क्लास। आप क्लासेस नहीं ले पाते, 2-3 दिन के बाद आते हैं, तो आपको भी मसला होता है, मुझे भी मसला होता है। तो जिन लोगों ने दे हैव मेड अप देयर माइंड कि उन्होंने तैयारी स्टार्ट करनी है और हमारे साथ करनी है, तो वो जो है ना वो पहली क्लास से ही आए। बहुत यार मुश्किल होती है, बाद में आएंगे अभी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो ना कीजिएगा। और टाइमिंग जो है जी वो इवनिंग की ही होगी, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो एकेडमी के नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपके पास एकेडमी का नंबर होगा, मैं दोहरा देता हूं 0333418411, 0333418411। इस नंबर पे आपको तमाम एडमिशन के हवाले से और सेशन के हवाले से आपको मालूमात मिल जाएंगी। होप कि आपकी काफी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज काफी क्लियर हो गई होंगी।